हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर का विशेषण है। विशेषण, विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता, ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई स्पेशलिटी जो होती है, कोई विशेषता जो हमें नज़र आती है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह कमीज़ लाल रंग की है ना, तो उस कमीज़ की विशेषता क्या है कि वो लाल रंग की है, लाल वहाँ पे विशेषता है, ठीक है। तो विशेषण, अब हमें आदर का विशेषण बताना है यहाँ पे। तो आदर मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हमें दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा शब्द चूज़ करना है जिसमें हमें आदर वाला जो विशेषण है वो नज़र आए, आदर जिसमें पता चले कि हाँ आदर्श जो विशेषण है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से आप बी पे जाइए। देखिए आदरणीय, जब भी हम किसी बड़े को, जैसे अपने पेरेंट्स को ही कह लो कि हम संबोधित करते हैं, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, है ना, या किसी और बड़े को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं या मान लीजिए लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम आदरणीय शब्द यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आदरणीय शब्द से जो विशेषण निकल रहा है वो क्या है, आदर निकल रहा है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उनका घर पक्का है में कारक, आपको कारक बताना है। जहाँ पे कारक जो हैं वो 8 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की रा रे री। आगे होता है अधिकरण, अधिकरण में होता है में और पर। देन होता है संबोधन, संबोधन माने हे रे अरे। कर्ता ने मतलब किसी, आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि कौन सा कारक यूज़ हुआ है। तो जैसे कर्ता मैं बोल रही हूँ तो कर्ता के लिए होता है ने। अगर सेंटेंस में ने लगा हुआ है कहीं तो हम बोलते हैं कि कर्ता कारक है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से कर्म को, अगर को शब्द यूज़ हो रहा हो तो कर्म लगता है, अगर से यूज़ हो रहा है तो करण लगता है, ठीक है जी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अगर कोई चीज़ टूट के गिर रही है, जैसे फल गिर रहा है पेड़ से या पत्ते गिर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे वो जुदाई आ रही है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा होता है, अपादान, ठीक है। इसी तरह से फिर संबंध आ जाता है कि अगर रिलेशनशिप पता चल रहा हो सेंटेंस में हमें, है ना, किसी तरह का रिलेशन पता चल रहा हो, जैसे का के की यूज़ होते हैं, या रा रे री, है ना। तो यह उसका पेन है, यह है उसकी पेंसिल है ना, तो मतलब ये उससे रिलेटेड है ना, कि जो पेन है या पेंसिल है ये उस पर्सन से रिलेटेड है, उसके साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। तो संबंध आ जाता है। इसी तरह से अगर सेंटेंस में शब्द का यूज़ हो या पर का यूज़ हो तो वहाँ पे होता है अधिकरण। और अगर हमें किसी को संबोधित करता हुआ सेंटेंस मिल रहा हो, जैसे हे भगवान, है ना, हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, है ना, या हम किसी को बुला रहे हैं, तो हे रे अरे वगैरह सेंटेंसेस जो हैं यूज़ हो रहे हों तो संबोधन होता है। तो यहाँ पे है उनका घर पक्का है, तो घर जो है वो पक्का है पर वो किसी से रिलेट कर रहा है, उनका, हम किसी के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे संबंध वाली बात आ रही है। तो कौन सा कारक है यहाँ, संबंध कारक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारे पास समास बताना है आपको, यथा संभव में समास बताना है। तो ये दो अलग अलग हम इसके डिवाइड कर लेते हैं, इसको विच्छेद कर लेते हैं। तो पहला पद बन गया आपका यथा, दूसरा बन गया संभव, है ना। फर्स्ट पद को हम बोल देते हैं पूर्व पद, दूसरे को हम बोल देते हैं उत्तर पद। तो यहाँ पे देखिए संभव का मतलब तो होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, और यथासंभव होता है कि कितना पॉसिबल है,
ठीक है, जितना आपसे हो सके, है ना, हम बोलते हैं ना यथा संभव, है ना, ठीक है। तो यथा लगने से इस संभव का थोड़ा सा मीनिंग जो है वो अलग सेंस में चला गया है यहाँ पे। तो ऐसे शब्द जिसमें पहला पद जो है वो प्रधान है, इसकी प्रधानता है यहाँ पे, यथा लगने से ही इस संभव का मतलब थोड़ा सा अलग गया है। नहीं तो संभव का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, यथा लगने से इसका मतलब है कि जितना पॉसिबल हो सके, है ना, ठीक है। तो यथा जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो एक अव्ययी शब्द है। अव्ययी शब्द कौन से होते हैं? अब अव्ययी शब्द जो हैं वो शब्द होते हैं जिनका अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, कि जैसे लिंग कन्वर्ट करना चाहें, वचन कन्वर्ट करना चाहें, या कारक वगैरह अप्लाई करके देखें, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। मतलब वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो उन शब्दों को हम अव्ययी शब्द कहते हैं। जैसे क्योंकि ले लीजिए, अब, यब, तब, ऐसे शब्द जो हैं इनको अगर हम बोलें कि एक वचन से बहुवचन बनाइए तब भी कुछ कन्वर्जन नहीं होता है। अगर हम बोलें कि ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग बनाइए तब भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, इनका जो मूल रूप है वैसा ही रहता है, उनको अव्ययी शब्द कहते हैं। ओके, तो ऐसा समास, अगर हमें ऐसे शब्द में समास ढूंढना है जहाँ पे पहला पद प्रधान है और सेकेंडली वो एक अव्ययी शब्द है, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास लगता है? अव्ययी भाव लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका अव्ययी भाव। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अगला जो है वो ख क्या है? हिंदी वर्णमाला सबको ही पता है, ठीक है। तो वर्णमाला में हम जो डिवीज़न करते हैं वर्णों की, वो दो तरह से करते हैं, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। आ ई वगैरह स्वर होते हैं और क ख ग सारी जो है वो क्या हो जाती है? व्यंजन हो जाती है। तो ख आपको पता ही है, स्वर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये व्यंजन है एक, ठीक है। इसके अलावा जो आपको दो ऑप्शन और दे रखे हैं, दीर्घ और अंतस्थ। जो अंतस्थ होते हैं ये हम बोलते हैं, हमेशा याद रखिए, य, र, ल, व जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है? अंतस्थ बोला जाता है। और दीर्घ जो है ये स्वरों को अगर हमें उच्चारण टाइमिंग के हिसाब से कि कौन से स्वर को बोलने में कितना टाइम लगता है, अगर हम उनको डिवाइड करें उच्चारण समय के आधार पर, तो ये दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व वो होते हैं जिनको बोलने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, और दीर्घ वो होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, है ना, तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ख जो है वो क्या होता है? सिंपली व्यंजन है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महा प्लस इंद्र की संधि है। देखिए, आपको वैसे तो ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो संधि विच्छेद करने की होती है, क्योंकि लगभग हर एक पेपर में आपको संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन जो है वो आता है, पर कई बार संधि करने को भी बोल देते हैं। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि अक्षर को तोड़ के लिखना है, और संधि करने का मतलब है कि उनको जोड़ के लिखना है। अब महा प्लस इंद्र को अगर मैं जोड़ती हूँ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका महेंद्र। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। अंत पाना मुहावरे का अर्थ है। अंत पाना, हम कहते हैं कि किसी का अंत पा लिया है, या भगवान का अंत पा लिया है अगर किसी ने, है ना, तो अंत पाना का मतलब होता है पता पाना। मतलब उसके बारे में बिल्कुल हम समझ गए हैं, उसके बारे में हम जान गए हैं पूरी तरह से, तब हम बोल देते हैं अंत पा लिया है उसका, ठीक है, अंत पाना। तो अंत पाना मतलब पता पाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्पण का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? अब अर्पण के पर्यायवाची अगर हम देखें तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अर्पण का मतलब होता है जैसे भेंट देना, है ना, भगवान को हम कुछ अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, ठीक है, या किसी को हम कुछ देते हैं, सपोज देना, सौंपना, प्रदान करना, भेंट चढ़ाना, अदा करना या समर्पण करना, ये सब अर्पण के पर्यायवाची हैं।
ठीक है। तो अर्पण के पर्यायवाची के हिसाब से अगर चलें तो इनमें से कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, शुष्क का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आ गया पाताल, तो बिल्कुल नहीं होगा। जो अंत्य शब्द है इसका मतलब होता है अंतिम। ठीक है, तो अंतिम तो यहाँ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। अब ग्रहण शब्द जो है, ग्रहण का मतलब होता है भेंट लेना। अर्पण का मतलब होता है भेंट देना, और ग्रहण का शब्द मीनिंग होता है उसको ग्रहण करना। ठीक है जी। जैसे हम भगवान को कुछ भेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने भगवान को अर्पण किया है, और हम भगवान से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ ग्रहण करें, है ना। या हम किसी को, मान लीजिए कि हम किसी साधु महात्मा को खाना खिला रहे हैं तो हम ये शब्द यूज़ करते हैं, है ना, कि प्रसाद ग्रहण करें, है ना, कुछ भी मतलब इस तरह से। तो ग्रहण मतलब होता है भेंट को स्वीकार करना। ठीक है, तो इस तरह से अर्पण का ये बिल्कुल विलोम बना है ग्रहण। विलोम शब्द होता है यहाँ पे तो ग्रहण आ जाता। तो अगर देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पे अर्पण के पर्यायवाची में फिट नहीं बैठते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूटेड है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बाद में स्क्रैप हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पे कौन सा है, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से जो लिखा गया है। तो अभिषेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम भी अभिषेक होता है, तो उनको तो बिल्कुल पता होगा अभिषेक कैसे लिखते हैं। वैसे अभिषेक का मतलब होता है एक तरह से तिलक करना, है ना, माथे पे तिलक लगाते हैं तो बोलते हैं कि अभिषेक किया है। ठीक है, तो ये है इसका बिल्कुल सही जो लिखने का तरीका है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, अभिषेक। आगे चलते हैं। शुष्क का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द लिखना है आपको, या उल्टा मीनिंग भी कह देते हैं हम। शुष्क का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, और इसका यहाँ पे राइट जो मीनिंग होता है वो होता है या गीला भी लिख सकते हैं, पर शुष्क का मतलब जो हम प्रॉपर इसमें लिखते हैं, शुष्क का मतलब होता है आर्द्र। ठीक है जी, तो ये इसका राइट मीनिंग है यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी से प्रत्यय बनता है। नी किसके पीछे लग के यहाँ पे एक प्रत्यय बना हुआ है। प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं किसी भी शब्द के और उसका मतलब बदल जाता है। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लग जाते हैं किसी भी शब्द के। ठीक है, तो यहाँ पे नी प्रत्यय से बना। देखिए यहाँ इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये भी गलत है। ये भी इसके पीछे नी नहीं है, ना है ना, चिकना, तो ये भी गड़बड़ है। ये भी ना है, चिकना है ये। अब ऑब्वियसली आपके पास क्या बना है, चांदनी। चांद के पीछे नी लगा तो बन गया चांदनी। ठीक है जी, तो एक बार आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते टाइम ऑप्शंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। कई बार आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो ऑप्शन से ही देख के पता चल जाते हैं कि क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है संज्ञा शब्द बताना है आपको। संज्ञा हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भावना, ये सब इनके नाम जो होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कोई किसी चीज़ का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो संज्ञा होगा। देखो यह शब्द बिल्कुल भी नाम नहीं है। सेवा एक भावना है पर नाम नहीं है ये, है ना, ये सिर्फ उसमें से प्रकट होता है। ठीक है, दैनिक है, जो दैनिक जो है सेवा करना है ना, सेवा जो है वो अलग तरह का शब्द है। यहाँ पे दैनिक का मतलब होता है रोज़ जो हो, पर किसी का नाम नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नाम जो है वो सिर्फ एक ही शब्द है, वो है गिलास। आपको पता है गिलास किसको कहते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर वस्तु को हम गिलास ही कहते हैं, वो उसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द जो है वो क्या है, गिलास है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सके के लिए एक शब्द है। ये आपका आ जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब हम यूज़ करते हैं। तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस पार्ट से भी आपको क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तो इस पार्ट को भी आप अच्छे से अपनी ग्रामर बुक से, जो भी ग्रामर आप फॉलो कर रहे हैं हिंदी की प्रेपरेशन के लिए, उसमें ज़रूर इस पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असूर्यपच्छया। ठीक है जी, लास्ट है हमारे पास अ वर्ण का उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान जो हैं वो हमारे, हम जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण जब हम मुंह से करते हैं तो आवाज़ जो है, जो साउंड निकल के आती है वो कौन से पार्ट से निकल के आ रही है उसके हिसाब से हम उच्चारण स्थान जो हैं वो डिसाइड करते हैं। कई शब्द जो, कई वर्ण जो ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ कंठ से आती है, कईयों की तालु से आती है, कईयों के लिए आपके ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होंठ जो हैं वो यूज़ होते हैं, कईयों के लिए आवाज़ नाक में से आती है। ठीक है जी। तो जब हम आप आओ वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ जो है आओ, आप इसको 2-3 बार बोल के देखिए तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि एक तो आवाज़ जो है वो कंठ से आ रही है और सेकेंडली जो है थोड़ा सा ओष्ठ जो हैं आपके होंठ जो हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोनों ही यूज़ हो रहे हैं। तो आपका राइट आंसर है कंठोष्ठ्य, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ दोनों ही यूज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान जो है दोनों को मिला के बन गया कंठोष्ठ्य, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियोस आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।